अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनर्स स्पोर्ट्स। विनर्स स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे जो खेल खेले जाते हैं उस पर तबसरा तजिया पेश किया जाता है और तमाम खेलों को प्रमोट किया जाता है। कल पाकिस्तान की टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और दो मौके ऐसे आए थे इस टेस्ट मैच के पाकिस्तान अपनी गिरफ्त काफ़ी मजबूत कर सकता था। जब पहली इनिंग में पाकिस्तान 244 रन पे मैच 3 विकेटें गिरी थी और पाकिस्तान को 66 रन दरकार थे, और 38 रन पे पाकिस्तान के तमाम 7 बल्लेबाज पैवेलियन को लौट गए और वेस्ट इंडीज को 28 रन की एक कीमती लीड मिल गई। और दूसरा मौका जब आया जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के 85 के स्कोर पे 7 बल्लेबाज आउट कर दिए थे और पाकिस्तान को 150 रन तक महदूद करके वेस्ट इंडीज को टारगेट आराम से चेस किया जा सकता था, लेकिन फिर पाकिस्तान की बॉलिंग वो नजर नहीं आई और आखिरी टेलेंडर ने पाकिस्तान के खिलाफ 212 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई और 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये पहली शिकस्त नहीं है पाकिस्तान को जो अच्छी पोजीशन में आने के बाद पाकिस्तान हारा। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी हम हारे, इससे पहले वेस्ट इंडीज ने हमें पाकिस्तान में आके हरा के गई, और कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान के बल्लेबाज अच्छी पोजीशन में आके जो है वो मिडिल ऑर्डर क्लब्स हो गया, कभी जो है हमारा टॉप ऑर्डर क्लब्स, और कभी हमारी बॉलिंग फेल हो गई। इन सब बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल कौसर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप खेलने का एजाज भी रखते हैं, अदनान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी, मशहूर ज़माना, आपको पता है कि पाकिस्तान टीम बल्कि दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड तो कभी टूट ही नहीं सकता कि वनडे इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक और उसके साथ 6 टेस्ट मैच खेलने का एजाज भी हासिल करते हैं। 1982 से लेकर 1986 तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जलाल भाई? कल क्या हुआ, पाकिस्तान एक दफा फिर जो है वो ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान को ये मैच जीतना महज आसान लग रहा था, लेकिन फिर एकदम से 90 रन की भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए, ये ओवरऑल जो एक बहुत सारी फ्लॉज हैं पाकिस्तान टीम में, चाहे वो स्किल के हवाले से हो, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो, उसी तरह का एक फ्लॉज है, ये मेंटल साइड रिलेट करती है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है मेंटल, जब आपके पास करीब आता है आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, दोनों सूरतों में। जब मुश्किल होता है तब भी, और जब करीब आता है तो अपने हाथ से मैच निकाल लेते हैं। पहली दफ़ा जैसे आपने खुद बताया कि नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखते आ रहे हैं। और ओवरऑल जो टीम है हमारी, जिसे हम पाकिस्तान टीम इस वक्त कहें, वो एक एवरेज टीम बन के रह गई है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि जो हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो अब जो मॉडर्न डेज की डेवलपमेंट है उससे हम बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारा रॉ टैलेंट बहुत अच्छा है, और अगर सही से डेवलप किया जाए तो हम दोबारा 3 से 5 साल में जाकर अच्छे टीम बन सकते हैं। मगर क्योंकि सारे एवरेज प्लेयर हैं, और एवरेज प्लेयर जब परफॉर्म करता है जब उसे आइडियल कंडीशन मिले, तो यहाँ जहाँ भी मुश्किल थोड़ा सा होगा, अच्छी बॉलिंग होगी, पिच में वेरिएशन होगा, वहाँ हम बड़ी आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं। और कल भी ऐसे ही कुछ हुआ है, और ये आप बता चुके हैं कि हमने बांग्लादेश हमें यहाँ भी हरा के चला गया, अपने मुल्क में भी हरा दिया, वेस्ट इंडीज यहाँ हरा के चला गया। इससे आज तक इस तरह की मीडियोकर परफॉर्मेंस कभी भी पाकिस्तान की नहीं हुई। तो इस वक्त हमारी जो टीम है क्रिकेट की, वो बहुत नीचे लेवल पे है। आप चाहे चेंज कर लें, 4 प्लेयर कोई निकाल दें, 4 नए डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास पूल मौजूद है वो सारा का सारा एक जैसा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। चेंजेस से मुराद, इसको लॉन्ग टर्म पे सही करने की ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म पे उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, उसके लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, और वो लोग चाहिए जो इसको सही कर सके। जो करंट सिनेरियो में जो लोग मौजूद हैं, वो पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, नई बात को ले आते हैं। आज ये हुआ, फिर अब ट्रेनिंग की बात करी, हमने बड़ी 24 कौन से नई फिटनेस टेस्ट आ गए, वो करेंगे। भाई फिटनेस तो हमेशा ही होती है, चाहे 24 करो या 18 करो, वो तो आपको मेंटेन करना है, वो आपका काम। ये कोई नई बात, एक बॉलिंग मशीन आ गई तो बॉलिंग मशीन भाई आ गई, तो वो तो हद तक ही काम करते हैं ना कुछ। उसको मतलब गिमिक्स ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसे नई नई बातें करके दिखाना चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो असल चीज़ से हट जाए। असल चीज़ है टीम की परफॉर्मेंस, उसको करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम नई गलत इधर डायरेक्शन उधर जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुआ कल की हार से। मैं जब 200 रन हो गए तो ये एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि अब पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, और हारने के भी चांसेस थे। तो 2 मौके जैसे आपने बताया कि उस वक्त वो कुछ अवेल कर लेते, अपने मोमेंटम को अपने हाथ में रखते, तो शायद 150 करने होते तो कर लेते। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी है, जब भी इस सिचुएशन में आएंगे दोबारा, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी बॉलिंग, पिच, या कहीं अच्छी बॉलिंग हो रही होगी, वहाँ पर
मुश्किलात में आ जाएं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। कोच भी तब्दील कर लिया, कप्तान भी तब्दील कर लिया और कुछ नए खिलाड़ियों को मौके भी दे दिए, लेकिन तब्दीली परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं आ रही। मतलब हमने आकिब जावेद के सुना कि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है, हम काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ नजर आ गई है, लेकिन परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर कुछ नजर नहीं आ रही। देखे ना, मैंने अभी आपसे यही बात की ना कि असल चीज़ होती है, अगर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया है तो रिजल्ट तो परफॉर्मेंस पे ही आता है ना। आप परफॉर्मेंस करते हैं तो बाकी चीज़ें भी छुप जाती हैं। तो परफॉर्मेंस तो वो परफॉर्मेंस हो रही है जो अब तक आज तक पाकिस्तान में कभी हुई नहीं है। होम सीरीज में हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। चलो उस ज़माने की वेस्ट इंडीज जब 80s की थी तो समझ में आती थी। तो कहने का मकसद है ये खाली लाला रप्पा देने से कि आप हमने आज ये कर लिया, आज बॉलिंग मशीन आ गई, इससे सही होने वाला नहीं है। मेरा तो बिलीव वही है जो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आपके पास है टैलेंट, रॉ टैलेंट है, अब उसकी डेवलपमेंट आज के हिसाब से होगी जो आज मॉडर्न डेज में हो रही है। एज में इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और फिर बायोमैकेनिक्स को देखना, इस तरह से जो हम करते हैं 13 से 15, 17 और फिर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो परफॉर्म करें और फिर उनको मॉनिटर करें। तो इसके लिए लोग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और विल चाहिए, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम देने को कोई तैयार नहीं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जल्दी से परफॉर्मेंस कर दें। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कहीं एक आध दो परफॉर्मेंस हो जाती है तो हम सब खुश हो जाते हैं, तो टीम सही होगी। टीम वगैरह सही नहीं हुई है और इसको होगी भी नहीं सही। मतलब काफी हाईली पेड पे हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचिज हायर कर रहा है, और वही कराची के अंदर अगर बात करें तो इतने कोचिज हैं, लेकिन वो कोचिज कर क्या रहे हैं, मतलब उनका काम क्या है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वो कोचिज किस लिए रखे गए ग्रास रूट लेवल पे अगर काम करना है तो? देखिए, एक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग से रिलेट करती है जी, कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग अच्छी है ही नहीं और जो आपने लोग हायर किए हैं वो उतने कॉम्पिटेंट ही नहीं उस काम करने को, तो फिर सिर्फ ये तो हो रहा है काम, मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत हो रहा है, स्कूल क्रिकेट भी हो रही है, ये भी हो रहा है, फर्स्ट क्लास के मैच बढ़ गए, ये बढ़, इससे अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आना। आपको इंटीग्रेशन चाहिए, लोग, ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए ना वो वाला जो उस लेवल पे काम कर सके। आप अभी किसी ने क्रिकेट छोड़ी है और आप उसे कोचिंग का असाइनमेंट देते, देखिए क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग एक अलग स्किल है और उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो आप जिन लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें वो फिट नहीं है और वो डिलीवर नहीं कर सकते, और यही हो रहा है आपके सामने ये बात। बिल्कुल। अदनान भाई, जैसे अभी जलाल भाई ने बात बोली कि फिटनेस बहुत सारे प्लान लेके आ रहे हैं, फिटनेस तो पहले भी होती थी, एकदम से आप किसी लड़के को ऐसी फिटनेस दे देंगे जो कभी उसने सोची देखी नहीं है। अब आप ग्रास रूट से निकाल के लड़के को लेवल 3 लेवल 5 की फिटनेस उसकी चेक करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी फिटनेस आएगी नहीं। तो ये प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल अंडर 16 अंडर 17 लेवल से शुरू होना चाहिए, उसका रिजल्ट फिर आपको सही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जलाल भाई की जो एक्सपर्टीज़ हैं उससे तो किसी को इनकार नहीं है, और इत्तेफाक से मैं 2012-13 से जलाल भाई के साथ उनके कस्टम क्रिकेट एकेडमी में और दूसरे प्रोग्राम में भी मैं इनके साथ हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हमारे डिस्कस होती हैं। तो जब आप एक बिगनर लेवल पे या आप फ्री प्ले एज से जब काम शुरू करते हैं, तो फ्री प्ले एज में मैं ये पहले भी आपके प्लेटफॉर्म से ये कह चुका हूँ कि फ्री प्ले एज में उस बच्चे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लेके आना है। फिर उसके बाद जब बिगनर एज आती है तो वहाँ पे उन कोचेस का काम है, कोचेस का, क्योंकि हर जगह ट्रेनर नहीं होता, उन कोचेस को ना बेसिक फिटनेस गेजिंग आनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 राउंड लगा लें तो और किस पेस पे लगाने हैं, टेम्पो रनिंग करनी है तो वो उसकी क्या साइंस है, उसका क्या मेथड है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी टेस्ट अभी आपने देखे ना, बीफ टेस्ट का बड़ा शोर था, योयो टेस्ट का बड़ा शोर था, फिर ये ब्रोंको टेस्ट आ गया, इसके अलावा RA-सेट, यानी डिफरेंट टेस्ट जो आ रहे हैं, ये सारे जो है ना वो कार्डियो की स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं उसमें, और उसमें एरोबिक्स की जो एरोबिक्स है उसको जो है गेज किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंडर 15 हो या अंडर 19 हो या अंडर 21 हो, वो जो टैलेंट जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले काम तो ये है कि टेस्ट लेना कमाल की बात नहीं होती, उस टेस्ट की प्रिपरेशन क्या है। यानी आप अगर एक प्लेयर को अगर स्क्वायर कट सिखा रहे हैं तो उसका पूरा सिनारियो बनाएंगे, उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे ना। या आप NTS टेस्ट में जा रहे हैं या CSS टेस्ट में जा रहे हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट में जा रहे हैं, तो उसका कोई मॉड्यूल होता है ना, कोई प्रिपरेशन होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां से वो टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, नॉट ओनली क्रिकेट, पूरे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है, नॉट ओनली क्रिकेट, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, वहां पे जो है क्या उस नॉलेज की एम्पावरमेंट है, क्या वो इस बात को जानते हैं, और एकदम आके फिर आप जो है सारे टेस्ट करा लेते हैं, तो उसमें अच्छे से अच्छा स्किलफुल जो टैलेंट है वो भी क्लैप्स हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई होती। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नॉलेज
कि एम्पावरमेंट जो है, नॉलेज की अवेयरनेस देना ना, ये सबसे बड़ा मसला है रिगार्डिंग फिटनेस से रिलेटेड। जलाल भाई, T20 क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत पैसा है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत जल्दी उनकी कशिश नज़र आ रही है। अगर दूसरे खेलों की बात करें तो वहाँ नौकरियाँ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है हमारे टेस्ट मैच में ख़ास तौर पर ना वो प्लेयर नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को T20 तक महदूद कर रहे हैं, दूसरी लीगों में खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या ऐसा अमल करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए कि टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस में हम लोग वो दोबारा खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकें? इसमें कई डायमेंशन में काम करना होगा, खाली आप प्लेयरों को स्ट्रिक करके उन पर ज़बरदस्ती करके नहीं हो सकता। देखें, ये पहले तो रियलाइज़ करना है कि प्लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लेयर की वैल्यू होती है, बाकी लोगों की वैल्यू नहीं है। सही। ये बात आप समझें। अब प्लेयर को कैसे हैंडल करना है, ये आना चाहिए। आज के दौर में दुनिया में T20 क्रिकेट हो रही है और वो होती रहेगी, ना उसको कोई कम कर सकता, बढ़ तो सकती है। सही। तो ये तो पहले आप रियलाइज़ कर लें। अब आ जाती है मैनेजमेंट T20 वनडे और टेस्ट मैच की। जैसे हम देखते हैं हमारे नेबर कंट्री उसको मैनेज करता है अच्छी तरह, जी। और भी कुछ मुल्क मैनेज करते हैं। तो हमें तो अगर ये काम करना है कि हम कम से कम उनको क्रिकेट T20 वाली खिलाएं, या खासतौर से अर्ली एज में अगर हम ना खिलाएं, जो कि बेताशा क्रिकेट 14-15 साल वाले T20 खेल रहे होते हैं, तो उससे खराबी पैदा हो रही है। और पावर हिटिंग सिखाई जा रही है अकेडमी में। हाँ, तो मैं कहने का मकसद ये है कि T20 क्रिकेट रहेगी, उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, उसकी एडॉप्टेशन आनी चाहिए, मगर हमें साथ साथ जब हम नीचे लेवल पे ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो वहाँ हमें पहले बेसिक क्रिकेट को सिखाना है, फिटनेस को करना है, और देन वो करना है। जब आपने कहा कि जी टेस्ट में भी पैसा भी तो आ गया, टेस्ट में भी पैसा आ गया, मगर आप टेस्ट प्लेयर कह देना काफ़ी नहीं होता ना। टेस्ट प्लेयर की बनने की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आनी चाहिए। तो अगर जो टेस्ट प्लेयर अच्छा है, जो टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है, मेरा अपना बिलीव ये है कि वो हर फॉर्मेट में कर सकता है। उससे सिर्फ एडॉप्टेशन आनी चाहिए करने की। T20 में आगे जहाँ थोड़ा आपको रिस्क लेना होता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ऑफ शॉट ज़्यादा होने चाहिए, टेस्ट में कम से काम चल जाता है। इसी तरह बॉलर है तो उसके पास वेरिएशन होनी चाहिए T20 में, वो ज़रूरी होती है, और फिटनेस का लेवल हाई होना चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें, वही आगे बात बार बार मुझे ख़त्म करनी पड़ी है, हमारा प्लान नहीं है, लोग नहीं है जो इसको प्लान कर सकें, और वो लोग हायर कर सकें जिनसे ये काम लेना उन्हें पता हो। इसलिए मसला वहीं आ रहा है कि काम बहुत हो भी रहा है और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसा अभी नया टेस्ट आ गया, ये आ गया, इससे होगा कुछ नहीं। अल्टीमेट रिजल्ट तो चाहिए जब आप सब 3 फेजेस में इसको करें, ग्रास रूट लॉन्ग टर्म पे करेंगे, फर्स्ट क्लास और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट शॉर्ट मिड टर्म पे, और शॉर्ट टर्म में आपको पाकिस्तान टीम को भी थोड़ा बहुत सही करना है, उसका भी एक प्लान है। अच्छा, सारे प्लान आपने बताए। हम देख रहे हैं कि हर एक टेस्ट क्रिकेटर को, एक्स क्रिकेटर को मौका मिला है। ऐसा नहीं है किसी को मौका नहीं मिला हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को भी मौका मिला है। लेकिन आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, लेवल 4 कोच हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, हर चीज़ पे नज़र है और बात को भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी सलाहियतें इस्तेमाल करने या आपको अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, मैं रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड के साथ, ऐसा नहीं है। मैं 2003 में हेड कोच था कराची का, फिर 8 में था, फिर मैं विमेंस का चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी था। मगर क्योंकि एक हमारी अपनी एक कहने चाहिए वैल्यूज़ हैं, जहाँ हमें हायर किया गया है वहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ ऐसी देखेंगे जो हमें उसमें इंटरवीन करना चाहिए या उसमें सजेस्ट करना चाहिए, वह हम करते हैं। तो उस वजह से कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, या अभी जैसे टीवी बैठे हम कुछ बातें कर रहे हैं, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि जलाल साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है। मैं तो कभी भी खिलाफ नहीं रहा, मैं तो हमेशा काम करता हूँ। मगर हाँ, जब मैं काम करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस जगह मैं काम करूँ उसमें अपनी इनपुट भी दूँ और उसमें दिल लगा के काम करें, और एम ये हो कि यहाँ से कुछ नई चीज़ बेहतर करके निकलना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, और शायद जितना काम मैं और कर सकता था नहीं कर सका। मगर मुझे अमेरिका जैसे मुल्क ने मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी एज क्रिकेट कोच, मुझे वहाँ पे उन्होंने ग्रीन कार्ड दिया। तो जो लोग समझते हैं वो बुलाते हैं, मैं काम करता हूँ। मैं अमेरिका में भी काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी करता हूँ, और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया। आज भी मैं, अगर कोई कहेगा तो मैं करूँगा। मगर उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए अगर बुलाया जा रहा है तो शायद वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से शायद लोग नाराज़ हो जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में, और समझते हैं कि मैं कोई एंटी बोर्ड हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलिए, पाकिस्तान के लिए लॉयल हूँ। क्रिकेट जो है
वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम टेस्ट प्लेयर है, हमारी प्रॉपर्टी है। जब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है तो हमें अफसोस होता है और हम उस बात को हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ हमें मौका होता है वहाँ हम अपनी तरफ से बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं। अभी आपसे मैं बात भी करूँगा उस सिलसिले में। तो क्रिकेट हम अगर खेले हैं पाकिस्तान से तो हम उसके साथ लॉयल भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्रिकेट हमने खेली है तो जाहिर सी बात है क्रिकेट हमारे खून के अंदर है, और जहाँ देखते हैं क्रिकेट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो दिल से बात भी करते हैं और जबान से भी करते हैं और लोगों को बताते हैं सही रूप। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। जलाल भाई, आपने बताया कि आपने जो आपकी खिदमत हैं कराची के लिए यकीनी तौर पर, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमने देखा है, इतना बड़ा तबका नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई हुई है कि जलाल भाई ने जो है वो कोई काम नहीं किया है, तनकीद कर रहे हैं बोर्ड पे और रीजन पे तनकीद कर रहे हैं। आपने बोर्ड को तो बता दिया कि बोर्ड पे मुझे बिला वजह इल्ज़ाम लगता है, मैं कभी बोर्ड के खिलाफ, हाँ जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन रीजन में क्या आपने कभी काम नहीं किया जो आपको इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है रीजन की तरफ से? मैंने अभी आपको बताया ना, टाइम टू टाइम मैं रीजन में काम करता रहा हूँ। मैं अच्छा। 2 दफ़ा हेड कोच रहा हूँ और फिर वीमेंस का मैं पीसीबी के साथ जब था तो 1 साल मैंने सिलेक्शन कमेटी की हेड किया, चेयरमैन एज ए चेयरमैन। मसला कुछ और है, देखिए मैं पैदा हुआ हूँ कराची में, सही। कराची से क्रिकेट खेलिए, जब खेलिए तो कराची को बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जिता के हम लाए। मतलब इसका मकसद ये है कि ऑनरशिप ली हमने, हम लड़ते थे जब कराची के लिए खेलते थे, ठीक है ना। फिर यह है कि मैं कराची खेलने के बाद टेस्ट भी मैं यहीं पाकिस्तान में खेला तो मैं कराची की बिहाफ पे ही खेला ना, बिल्कुल। मतलब। तो मैं कराची की क्रिकेट को ख़राब होता हुआ देखता हूँ तो मैं उसके लिए तो फाइट करूँगा, सही। ठीक है ना, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, मैं अभी तो क्योंकि क्रिकेट से में डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। जब मैंने इलेक्शन लड़ा पिछली दफ़ा तो मैं जोन 1 का प्रेसिडेंट था, और जो मैंने अपना स्ट्रेटेजिक प्लान दिया 3 साल का वो मैंने पूरा तो नहीं हो सका क्योंकि हाफ ही वो ख़त्म हो गया था, इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई थी। तो यहाँ तो जो लोग डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट हुए हैं कुछ तो इतने बूढ़े हैं कि वो बेचारे डिमेंशिया के भी मरीज़ हैं, पूरी तरह उन्हें याद भी नहीं रहता कि क्या करना है, और दूसरे वो खुद से उन्हें कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता ना कुछ। तो वो क्या है कि वो 1-2 लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम कठपुतली की तरह कंट्रोल करें, और वो तो हम उस कैटेगरी में तो आते नहीं, हम तो सवाल करते हैं, सही। सवाल करते हैं। तब मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश जब की जोन 1 से एज ए प्रेसिडेंट, तो मैंने इनकी भी वफादारियाँ लेने की कोशिश की, मगर ये नहीं देना चाहते थे। कोई बात नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ा। अब इलेक्शन में कुछ कंडीशन ऐसी थी, वो अगर पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मुझे, मतलब आपको पोस्ट मिल गया था, सेकंड ही मिला हाँ था। सेकेंडर नहीं, मगर वो सेकेंडर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सही था। जो बोर्ड का इनका जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, मगर हाई कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया ना। अच्छा। हाँ हाँ, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। मैं जब आया तो इन्होंने एक्शन नहीं कराया, इलेक्शन इन्हें कराते, इन्होंने कराए नहीं, तो इन पे कंटेम्प भी लगेगा। अब हमारे केस हाई कोर्ट में है, 17 को हेयरिंग है, सही। उसके बाद जो भी फैसला बोर्ड करेगा, आई डोंट माइंड। तो मैं तो लड़ूंगा। जब भी मैं देखूंगा गलत कोई बात हो रही है, और गलत से मुराद यह है कि जो लोग आ रहे हैं क्या वो उसके अहल है या नहीं है, या उनकी पास परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, वेल एंड गुड। मगर जो लोग आए हैं वो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ सबको एक दफ़ा बुला ले, कुछ वो मुझसे सवाल करें, मैं उनसे सवाल करूँ, पता चल जाएगा उन्हें क्रिकेट का कितना पता है या वो क्या चाहते हैं क्रिकेट से। अच्छा, आप पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको फंडिंग आ रही है, आपने ग्राउंड हाइट लिया हुआ है, मतलब आप फीसें ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब इस तरह की आपके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी कार्टून लगाए जा रहे हैं, मुहिम चलाई जा रही है, अजीब अजीब मनतकी अंदाज से जो है वो लोग अपने अपने अंदाज से एक पीछे से कुछ लोग इन्हें पुश करते हैं। मैं उस बात का भी अभी जवाब देता हूँ, पहले मैं बताऊँ मैंने क्या किया है। हाँ। कराची के लिए क्या क्या किया है, और ये सारा वो है जिसमें बच्चों से कोई अभी हमने जो लास्ट अभी फिनिश किया है जो
3 साल का था, पहली दफा पाकिस्तान में हुआ। सही। बच्चों पे, एक बच्चे पे 8 लाख रुपए खर्च हुए, हम्म। ठीक है ना। अगर फंड आ रहा है तो फंड तो बच्चों के लिए आ रहा है वो ना, कराची के बच्चे और भी लग रहा अगर है। उसमें मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरा हक है, मैं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, सही। तो पैसे कमाता हूँ। मगर बच्चों को क्या मिला, उन्हें तो फ्री में कोचिंग मिली है ना यार। सही। उनकी कोचिंग, और ऐसी कोचिंग आज तक पाकिस्तान में हुई नहीं जो उन्हें मिली है। हम्म। तो अगर ये सर्विस हो रही है, वो बच्चे कौन है, कराची के, कहाँ से खेलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से, जोन से, क्लब से, तो फायदा किसको हुआ, कराची को। तो मैं अगर पैसे भी कमा रहा हूँ तो उन्हें क्या तकलीफ है, मेरा तो काम ही पैसे कमाना है एज ए क्रिकेट से, मगर उसके अगेंस्ट में दे क्या रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं अब आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपको सुननी पड़ेंगी थोड़ी देर। हमने क्या क्या डेवलपमेंट के किए। कराची का हमने पेप्सी क्लिनिक लगाया, उसमें सरफराज और रमीज आजम सिंध बॉयज का ये डेवलपमेंट। कब लगाया था ये पुराने से मैं चल रहा हूँ, अच्छा, 2000 से 2001 से, बल्कि 97 से चल रहा हूँ। फिर गेट रेडी विद शाहिद आफरीदी, एक अंडर 15 प्रोग्राम बनाया। अच्छा। इसमें शाहिद आफरीदी को आइकॉन बनाया, उनका हमने 15 बच्चों की ट्रेनिंग दी, सही। वो जबरदस्त। उसमें सब मेरे पूरे नाम याद नहीं है कौन कौन था। फिर हमने एक पेस बॉलर कैंप लगाया, सिर्फ पेस बॉलर को डेवलप किया, वो 1 महीने का कैंप था, उसमें सारे कराची के लड़के थे। फिर हमने कराची इमर्जिंग प्लेयर्स का एक कैंप लगाया, जो क्योंकि मैं जब हेड कोच था तो मैंने देखा कि जो लोग सीजन खेले उनमें क्या कमी बेशी है, उनकी वो कमी बेशी हमने ऑफ सीजन में कमी करने की कोशिश की। वो इमर्जिंग कैंप था, वो कराची के लिए था। फिर हमने रेस द बार लड़कियों के लिए एक 15 दिन का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें आज भी 4 लड़कियां पाकिस्तान से खेल रही हैं। फिर हमने कराची अंडर 13 सिलेक्टेड बॉयज़ की ट्रेनिंग करी अपनी एकेडमी के थ्रू। फिर एक हमने करा प्रोग्राम जो कि वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन थी, HBL इसका स्पॉन्सर, 1 साल की ट्रेनिंग हमने करी बच्चों की, जो बहुत ही सक्सेस, उसके भी 7-8 प्लेयर पाकिस्तान से खेले। फिर अभी ये आप देख रहे हैं कि 3 साल का प्रोग्राम हमने किया बच्चों का, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। और ये सारे प्रोग्राम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाहिर है पैसे तो लगते हैं, पैसे तो कहीं से आते हैं, लाने पड़ते हैं, अपने भी लिए भी लाने पड़ते हैं, कोई इसमें बुराई थोड़ी है। अब अगर आप, ये तो मैं प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, कोचेस के आ जाए पाकिस्तान में। कोचेस जो हमने डेवलप किए पाकिस्तान में, ना क्रिकेट बोर्ड ने किए, उससे पहले हमने किए। 2 लेवल 1 कराए, पहली दफा पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन लेवल 2 कराया, कराची में कराया भाई, कराची के लिए करा। और आए तो पाकिस्तान से भी और लोग, मगर ज़्यादातर उसमें कराची के प्लेयर थे। फिर मैंने एक एडवांस कोर्स यह कराया, एक हमारे कोच होते हैं हारून, जो कि इंग्लैंड में होते हैं, लेवल 4, उनसे एक स्पेशलाइज प्रोग्राम कराया। फिर मैंने जाके अभी ICC लेवल 1 कराया यहाँ अल-कौसर यूनिवर्सिटी में। ये तो हम कोचिस की बात अनवार उल हक भी साथ थे आपके। हाँ, उसमें थे। तो इसके अलावा टूर्स हमने एकेडमी के डेवलपमेंट के 7 टूर किए, बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। और हम 7 दफ़ा जीत के आए, और 4 दफ़ा टूर की क्लब के, 4 दफ़ा हम क्लब जीत के आए, वो हमारा क्लब था। इसी तरह फिर हमने, अगर आप ये कहें जी इवेंट क्या ऑर्गेनाइज किए, तो रमज़ान फेस्टिवल हम करते 2 साल वो किया। फिर मैंने एक इंटर एकेडमी लीग कराता हूँ, जो अभी भी इस साल भी कराई थी, पिछले साल 25 में। वो ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है यूथ के लिए, 15 साल के बाद। यहाँ कोई क्रिकेट कॉम्पिटिटिव नहीं होती, उसमें पॉइंट बेस थी, डबल लीग थी। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पहले किसी का आया नहीं। फिर क्वालिफाइंग लीग कराता था एक ज़माने में, ग्रेड 2 के लिए, उनकी तैयारी के लिए होती थी वो। फिर पीस कप कराया, पाकिस्तान टीम वर्सेस कस्टम एक इंटरनेशनल मैच कराया। तो क्लब क्रिकेट के लिए अभी जब मैं जोन 1 में आया तो हमने संडे को लीग कराई, UBL पे कराई, स्टेट बैंक एग्जाम में, जो आज तक तस्वुर ही नहीं है, जो लोग आए हुए हैं इनके तस्वुर में भी नहीं है ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब ये लोग देख चुके हैं, मगर अगर आप एक्सेप्ट ना करें तो सही है। फिर अगर आप मेरी अपनी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं पाकिस्तान का वाइट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर हूँ, जो हाईएस्ट क्वालिफाइड हूँ। मैंने इंग्लैंड से लेवल 1, इंग्लैंड से लेवल 2, इंग्लैंड से लेवल 3, इंग्लैंड से ट्यूटर लेवल 1, फिर ऑस्ट्रेलिया से लेवल 2, फिर पाकिस्तान से लेवल 3, फिर पाकिस्तान से लेवल 4, अब मैं USA में, वहाँ से लेवल 1, लेवल 2, वहाँ से ट्यूटर लेवल 1 किया। फिर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स मैंने अभी किया है, वो कहलाता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो ऐसा प्रोग्राम है जिसको अभी मैं भी उसकी ज़ाहिर पोस्ट कोर्स थोड़ी प्रिपरेशन हो रही है, वो कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान में कोई किसी ने किया ही नहीं है। क्रिकेट के हवाले से बात करूँ, वैसे लोग करते हैं, वो मैनेजमेंट के हवाले से करते हैं और किसी वजह से करते हैं। तो हम तो अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एम हमारा यही है कि हम क्रिकेट को वापस करें, और ख़ास तौर से कराची के लिए करें। अब लोगों को जो नहीं करना चाहते उन्हें ये तकलीफ हो सकती है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, हो सकती है। और बाकी अगर आप मेरी सक्सेस में देखें तो हम जब कराची का कोच था तो अंडर 19 जीता, पेंटागुलर हम जीत के लाए सिंध के। तमाम जो भी टेस्ट क्रिकेटर इंटरनेशनल सब आपकी कोचिंग में खेले हैं सारे? वो प्लेयर तो बहुत सारे हैं, मगर
कस्टम बुक मैंने निकाली, आज तक किसी ने कस्टम की हिस्ट्री निकाली है, मैंने वो बुक कंपाइल की जिसमें पूरी क्रिकेट कस्टम की उसमें है। आज तक किसी कस्टम डिपार्टमेंट भी आप अपनी मदद आपके तहत ही चलाते थे? जी जी, वो ऐसे ही था ना, कस्टम के पास कोई ऑफिशियल फंड्स नहीं थे स्पोर्ट्स के, तो हम रेस करते थे, हमें इतनी कैपेसिटी थी, हम रेस करके खिलाते थे। मगर हम उन लोगों से जो बड़े बड़ी टीमें थी लाइक PIA, अबीब बैंक, नेशनल बैंक, उनके बराबर ना हमारा फंड होते ना हमारे पास प्लेयर होते थे। वो प्लेयर बाय करते थे, हम वैल्यू करते थे प्लेयर को, हम पूरे पाकिस्तान से ढूंढ के लाते थे प्लेयर और उनको अपॉर्चुनिटी देते थे। वो शौक से खेलते थे हमारी तरफ से, और वो परफॉर्म करते थे, अगले साल कहीं और चले जाते थे, हम फिर ले आते थे। तो क्योंकि हम वो सैलरी नहीं दे सकते थे जो दूसरे डिपार्टमेंट देते थे, जो जरा परफॉर्म करते चला जाता था। कासिम शेख आपकी एकेडमी से खेलते थे, वो स्कॉटलैंड से वर्ल्ड कप खेले। वकास कुदरत खेलते थे, वो तस्मानिया से जो है वो शेफर्ड शील्ड खेले। जी, और भी प्लेयर हैं वो, इंग्लैंड से 2-3 प्लेयर आके खेलते गए। वो बिलाल शफायत थे और एक और भी थे। तो कहने का मकसद है ये बताने की अब ज़रूरत पड़ रही है कि आपने पूछ लिया और लोग समझ ही रहे हैं कि शायद हम पता नहीं किस मकसद के लिए यहाँ आए हुए। हमारा मकसद सिर्फ क्रिकेट है, क्रिकेट डेवलपमेंट है, और हम देखना चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की अच्छी हो, और कराची की खास तौर से, क्योंकि हम कराची से बिलोंग करते हैं, और करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हमें कोई किसी से डर नहीं है। कोई एक चार्ज लगाए, अगर वो साबित कर सकता है तो आके बैठ जाए, बताए भाई आपने क्या बेईमानी की है। जो आपने एकेडमी की बात करी, तो वो एकेडमी जिन्होंने दिलाई थी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब, क्योंकि वो चाहते कुछ थे, उसके थ्रू वो नहीं हो सका। मैं तो अभी जो एग्रीमेंट है मेरा लास्ट, उसमें पैसे देता हूँ अपनी जेब से, 25,000 वहाँ देता हूँ, 25,000 चौकीदार को देता हूँ। सही। बाकी वहाँ लोकल लोग आते हैं क्रिकेट खेलते, जाहिर है क्रिकेट फ्री का गेम नहीं है। सही, ऐसे ही है। तो नॉमिनल फीस तो लेगा जो खिलाएगा, क्योंकि वो, मगर जो टैलेंटेड बच्चों का होता है वो हम फ्री रखते हैं। वुमेन्स में हमने वहाँ पे लड़कियों की, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हमसे कराता है अपना गर्ल्स स्कूल, अच्छा, और हम लांडी कोरंगी से टीमें लेते हैं, वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। फिर हम वहाँ मैंने इंडोर क्रिकेट कराई वुमेन्स की, वहीं की लड़कियों को खिलाया। तो क्या डबल विकेट भी मैंने चैंपियनशिप का, वो तो नए नादौर में कराई थी। तो काम तो सैकड़ों किया कर सकते हैं। मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है, करते हैं जो कहते हैं, मगर हाँ सच जरूर बोले, मैं ये कहूँगा, और सामने आ जाएं। अगर कहीं समझते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ आ जाएं, आपके प्रोग्राम में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, चले छोटे प्रोग्राम को अपने ऑफिस में बुला ले, बैठ के आमने सामने बात कर लें। तो ये चीज़ें बड़ी अफसोस हो रहा है। जो मैंने माफिया कहता हूँ, माफिया वही होता है, खुद भी वो काम नहीं करना, दूसरे को करने नहीं देना, और हम उन्हें हटा भी नहीं सकते। अच्छा, आपके जोन के अंदर जोन 1 से आपका ताल्लुक है, मतलब कोई वहाँ का मुकामी बंदा मुझे नजर नहीं आया सिवाय खुर्रम अशरफ के जो सदर बने। उमर तौफीक जो तौसीफ सिद्दीकी के साहबजादे हैं, वो मॉडल कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ उन्होंने कॉलेज लिया, वहाँ के वो सेक्रेटरी बन गए। आजम खान के भतीजे जिनका ताल्लुक वहाँ से है नहीं, और ना वो क्रिकेट खेलते हैं, ना ऑर्गेनाइजर है, ना उनको कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग आके जब काबिज हो जाएंगे तो फिर जोन किस तरह चलेगा, टूर्नामेंट किस तरह होंगे, क्रिकेट किस तरह फरोग पाएगी? आपको पता है जो लास्ट टेन्योर इनका गुजरा है, उसमें तो वो 2 टूर्नामेंट ही नहीं करा सके जो जरूरी समझे जाते हैं, और वो ना कराओ तो बोर्ड उन पे एक्शन लेता है। तो बोर्ड ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेना चाहिए था। तो जो आपने अभी बात बताई है वो देख के तो आप ये समझ लें कि फिर हम अगर उनको माफिया कहें तो गलत तो नहीं है ना, कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ का क्लब है उसको तोड़ मोड़ करके नए प्रेसिडेंट उसके बना रहे हैं, और उन लोगों को पता ही नहीं चला जिनका इंतकाल हो चुका है या जिनके क्लब जा चुके हैं, उनके क्लब लेके अपने प्रेसिडेंट डाल दिए। मतलब एक वारदात का पुराना तरीका हो गया ये। भाई देखें, पावर तो है, मैं तो कह रहा हूँ उनके पास पावर है, क्योंकि पावर क्या है, जो उन्होंने जिस तरह से मैनिपुलेशन करके क्लब ले लिए, ये ले लिए, तो वोट है उनके पास, तो वो वोट, मगर वो वोट का इस्तेमाल ही सही कर लें यार। कोई अच्छे लोग ले आए जो कि काम करें, आई डोंट माइंड। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर हमें आप माफिया कहते हैं तो आप हमारे पास ही आए थे कि आप मेरी सपोर्ट करें। हाँ, तो मैं तो पहले फेज में तो उन्हीं के पास ये बताने गया कि भाई मैं लड़ना चाहता हूँ, आप लोग क्योंकि यहाँ हैं पिछले टेन्योर में, और मैं रह चुका हूँ, मेरा वो प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ जो था, मैं करना चाहता हूँ। तो कोई उसमें बुराई थोड़ी, पॉलिटिक्स में आप हर एक से मिलते हैं, सही, मगर जो आपकी खराबियां वो तो अपनी जगह है ना। मैं तो अपने लिए गया था कि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, तो जब मुझे आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो मैंने अपने तौर पर लड़ा, और अभी मेरा केस कोर्ट में है, अभी क्या फैसला होता है ये तो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, तो इलेक्शन कमीशन 22 नज़र आए यहाँ पर। जब मरकज़ के इंतखाबात हुए तो उसमें एलिगेशन लगाए गए नदी उमर साहब पे, कुछ इनके जो खड़े थे फारूकी साहब ग्रुप के, फारूकी साहब ने लगाए, और शहजाद आलम जो प्रेसिडेंट की तरफ से खड़े थे,
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 13 तारीख 15 तारीख को उनको जवाब देना था, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दिया, जबकि 15 तारीख को दूसरी पार्टी को जो है उसका जवाब भी दे दिया। मतलब बायसनेस नजर आती है इलेक्शन कमीशन की, यहाँ पर झुकाव नजर आता है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमने जो एक पीरियड होता है कि आप पहले नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर आपकी अप्रूव होती है, फिर आपके पास टाइम होता है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। तो मैंने भी अपने ओपोनेंट्स पे ऑब्जेक्शन रेज किया था, वो बड़ा रेलेवेंट था, मुझे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर अल्टीमेटली हमें कोर्ट में जाना पड़ा। तो अब जाहिर है कोर्ट में चले गए तो इस वक्त कोई बात करना बेकार है। सही। जो कोर्ट फैसला करेगा आई विल एक्सेप्ट। भाई अगर मैं नहीं भी जोन 1 का वो रहूँगा प्रेसिडेंट, मैं तो बेहतरी के लिए आ रहा था, तो नहीं कर पाऊँगा तो कोई बात नहीं, और मैं तो ऑलरेडी चीज़ें कर ही रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं। मैं तो चाहता था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैनेजमेंट के साइड से अगर आप एक मॉडल जोन बना दें, जो कि मेरे पास पूरा उसका विजन है, तो आगे वाले इसको फॉलो कर लें, ताकि उन्हें ये कहने को ना हो कि हम कैसे करें। जो कि पिछली दफ़ा में था तो वो हाफ फिर छोड़ना पड़ गया, इसलिए पूरा नहीं हो सका था। अभी ये सारे जो लोग आए, अगर ये अपना अपना विजन दें और अपना स्ट्रेटेजिक प्लान दे दें 3 साल का, और वो अच्छा होगा तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। लेकिन बैठने के लिए तैयार नहीं। मैंने ऑफर दी थी जब आपको मधु किया था कि आप आएँ, आप अपना मैन्युफैक्चर पेश करें, आप अपना मैन्युफैक्चर, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मतलब बैठने को भी तैयार नहीं है, एक पेज पे आ जाएं, बैठें, अपनी बताएं। और ये आप वो पहले टेस्ट क्रिकेटर नहीं है जिनमें आवाज़ उठाई है। तनवीर अहमद को हमने देखा, सिकंदर बख्त को देखा, तौसीफ अहमद हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी काफ़ी शिकवे शिकायत की और इसी रीजन के ऊपर जो 4-5 साल से बैठे हुए इनके ऊपर ब्लेम लगाया कि कराची की क्रिकेट अगर ख़राब हुई है तो यकीनी तौर पर यही जिम्मेदार लोग हैं। देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा अलग व्यू है। जब तक आप ग्रास रूट्स में एंटर नहीं होंगे, ये आप ये सुनते रहे बड़ा गंद है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बकवास है या गालियाँ पड़ती है, ये यही कहते हैं ना लोग। सही, ऐसे ही कहते हैं। ये सब गलत है। ये तो वो चाहते नहीं कि हम आए। मैं वाइट टेस्ट प्लेयर था जो पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रेसिडेंट बना था। सही। पाकिस्तान में कोई नहीं टेस्ट प्लेयर था। मगर हमें अगर टीवी में बैठे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। सपोज सिकंदर बख्त है या तौसीफ है या XYZ है, वो कहीं से खुद शुरू करें, आना पड़ेगा मैदान में। मैं कहता हूँ कि अपने क्लब को ही वो ले ले जिससे खेले। सही। और उसको वो एक ऐसा मॉडल क्लब बनाए जो कि क्लब की रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर वो ये करे तो वहां से फिर वो बैठे टीवी पे तो अच्छा भी लगेगा। खाली टीवी बैठ के आप कुछ भी कहते रहे, जिसने करना वो तो सुन ही नहीं रहा आपकी। तो मैं तो इस बेसिस पे ये कह रहा हूँ, अपने प्लेयरों से भी कह रहा हूँ, अपने भाई कुछ बोर्ड अगर नहीं कर रहा, हमारी ये प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए कि हम पे बैक करें एटलीस्ट अपने क्लब, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोई चीज़ ऐसी करें जिससे क्रिकेट को फ़ायदा हो। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको अंदर आना पड़ेगा। ये मत डरें कि ये गंद है, ये ख़राब है, ये सब वो डरा रहे होते हैं जो माफिया है। हम माफिया से नहीं डरते, हम काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जो कि ऑलरेडी आप देख ही रहे क्या क्या हमने किया हुआ। छोटी सी कहानी तो मैंने सुनाई है आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ। तो लेट देम डू, हम तो अपना काम करते रहेंगे। वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो भाई सामने आ जाओ, बता दो, हमें दिखा दो, हम कायल कर दो या बैठ के मीडिया के सामने। नहीं करना चाहते अपने ऑफिस में बुला लो, वहाँ बैठ के बात कर ले। मैं तो खुद आपके पास चल के गया था कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, आपको वो पसंद ही नहीं आई चीज़। मतलब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे, कराची की क्रिकेट किस तरह बेहतर हो सकती है और क्या अमली इकदाम करने होंगे और इमीडिएट तौर पर कौन कौन से ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे? अब इसके पीछे जो है ना लंबा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तक ये बात जाती है। सही। क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऐसे लोग चाहिए काउंसिल में या जो उनका बोर्ड है गवर्निंग बोर्ड, जो कुछ बोले ना। उसके लिए फिर इसी तरह ये जो कराची माफिया बना हुआ, इसी तरह और जगह भी माफिया, वो उन लोगों को फिर लाते हैं जो बोर्ड में उनके मतलब के लोग हैं। तो हर जगह ये काम चल रहा है। मगर क्रिकेट सही होनी है तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कि हमारा क्लब बेस है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद रीजन है, और इसी में एज क्रिकेट भी है। दैट इज़ गुड, ये स्ट्रक्चर अच्छा है। मगर जो लोग उसको चला रहे हैं वो नॉन कॉम्पिटेंट नहीं है, ना उन्हें वो काम आता है, उनके इंटरेस्ट भी नहीं है उसको सही करने की। तो हमें लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, जो लोग चाहते हों, उन्हें ये काम आता हो करना, उन्हें लिया है। जो स्ट्रक्चर बना है वो इज़ गुड स्ट्रक्चर, मगर लोग उसमें इस काबिल नहीं है कि वो उसको चला सके, इसलिए ये खराबी पैदा। लेकिन वो तो कहते हैं हमने 2 दफ़ा कराची को चैंपियन बना दिया 3 सालों में। देखिए वो तो एक अपनी जगह, उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। सही। मगर क्या ये बता सकते हैं वो कि ये चैंपियन जो हमने बनाया इस साल हमने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो चैंपियन हो गए? अगर ये वो बता दे मुझे तो मैं उन्हें बढ़ चढ़ के उनके माथा चूम लूँगा। देखिए जब 17 टीमें खेलती हैं सारी एक जैसी है,
कोई सही। जीतेगा। आपने उस काम के लिए क्या किया? एक दफ़ा मैं एजाज फारूकी साहब इसी तरह बैठा था, वो उठ के भाग गए। मैंने कहा आपने कहा जी हम अंडर-9 जीते। मैंने कहा आपने इसके लिए क्या प्लानिंग की थी कि आप जीतें? आपने कुछ करा हो तो मुझे बता दें। सही। टीम तो आप अभी भी मैं कराची की अंडर 15 अनाउंस करूं तो 3 टीमें बना दूंगा। आप मेन टीम कहें तो मैं 4 बना दूं। इतना यहाँ अच्छा, जब चैलेंज का हो रहा है 4 टीमें, ये फार्मूला आप लेके आए थे पहले अपने जोन के अंदर? जी मैंने जोन 1 में इंट्रोड्यूस कराया था जब मैं प्रेसिडेंट था। उस दफ़ा जो लोग थे उस वक्त उन्हें पता है ये बात। कन्वेंशन मैंने कराया क्लब का, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने सबको बांटा, तो ये चीज़ें की भी है। मतलब आप समझते हैं टैलेंट है कराची में, लेकिन काम सही तौर पर और ईमानदारी से करने की जरूरत है और नियतों का साफ होना जरूरी है। हाँ, या ऐसा होता था कि मैं जब प्रेसिडेंट नहीं था तो 1-2 प्लेयर अच्छे थे तो मैंने बोला अपने प्रेसिडेंट को, भाई यार ये इनको तो आप कहना यार ये आप हमारे खिलाफ है, इनको तो हम नहीं खिला सकते। तो इस तरह की अच्छा। अप्रोच हो। भाई टीम तो जोन की है, मेरी थोड़ी जोन की। तो जोन में जो अच्छे लड़के खेलने चाहिए। इस बेस पे फिर मुझे बहुत ऐसा था कि किसी तरह मैं ग्रास रूट में आऊँ, और वो आया। मैंने कोशिश की, आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। तो कहने का मकसद, आपने सवाल पूछा था, हमें लोग सही चाहिए, बाकी काम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लोग अच्छे हों, नियतों का फुतगान हो और काम करने की लगन हो तो यकीन तौर पर इस कराची में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है और काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन राइट मैन राइट जॉब की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जलाल भाई प्रोग्राम में आने का। अदनान अशरफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।